Assalamu alaikum. This is Naeem's Virtual Academy and my name is Sayyida Kamal Fatma. हम सेल साइकिल चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने इंटरफेस कंप्लीट कर लिया है, माइटोसिस स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज हमने स्टार्ट कर दिया था। जो प्रोफेज है इसको भी मज़ीद दो कैटेगरीज में यानी दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली प्रोफेज और है लेट प्रोफेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज वो फेज़ है जिसमें यानी कि हमने प्रोफेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें ना क्रोमोसोम स्टार्ट हो रहे हैं कंडेंस होना। क्या होता है? स्टार्ट क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। क्रोमोसोम जो है ना वो स्टार्ट हो रहे होंगे। क्या चीज़, किस चीज़ का स्टार्ट हो रहा है? कंडेंस होना। कंडेंस होने लगेंगे, क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू कंडेंस लिटिल बिट। ठीक है ना। और आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो क्रोमोसोम जो हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, कंडेंस होना, तो शायद लेट प्रोफेज में, इस तरह से आप घुमा सकते हैं बात करके कि अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है ना स्टार्ट होते हैं कंडेंस होना और लेट प्रोफेज में कंडेंस हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं मतलब ये नहीं सोचना कि इस तरह से होता है। लेट प्रोफेज में कभी भी जो है ना क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस नहीं होते। फुल्ली कंडेंस हमेशा मेटाफेज में जाके होंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ कि फुल्ली कंडेंस कहाँ पर होंगे? मेटाफेज में। ठीक है ना, आपने इस अगर ये आ जाए इस तरह से क्वेश्चन तो आपने मेटाफेज को चूज़ करना होगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा? पहले क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो थे वो थोड़े थोड़े स्टार्ट होने लगे कंडेंस होना, और दूसरी चीज़ क्या होगी प्रोफेज में कि जो क्रोमोसोम्स क्योंकि कंडेंस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कंडेंस होते गए मतलब थोड़े चौड़े हो गए, यानी कि इस शक्ल से पहले ऐसे दिखते थे। ठीक है, हमने कहा कि ये कंडेंस हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं कंडेंस होना। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये इस तरह से दिखने लग गए थोड़े थोड़े ऐसे, क्योंकि ये कंडेंस हो रहे हैं। तो क्या होगा, जो इनके सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी जो है ना स्टार्ट हो जाएगी क्या होना? ब्रेक होना। लेट प्रोफेज में जाके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना स्टार्ट हो रही है किस चीज़ का स्टार्ट हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रही है। ठीक है ना, इसका स्टार्ट हो रहा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपेयर होने का स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर एक और चीज़ जहन में रखनी है। आपने यूँ याद करना है कि क्रोमोसोम्स जो है ना ये बेताब हो रहे हैं खुले घूमने के लिए। ये देखें, ये सेल है ना, सेल तो इस तरह से है, ये न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर की कहानी चल रही है। ठीक है ना। अब ये जो क्रोमोसोम्स जो है ना ये क्योंकि कंडेंस हो रहे हैं, ये खुले, मतलब ये चाह रहे हैं कि इनके सराउंडिंग में ना कोई बाउंड्री ना हो। ठीक है ना, ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं खुले पूरे सेल में ना ईजीली घूमते फिरते रहे। ठीक है ना। तो क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है ना ये फैलते जाएंगे। तो जो जहाँ जहाँ पर भी जिस तरह और ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम ये सारे ऑर्गेनेलिज पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है ना। तो क्या होगा, ये सब ऑर्गेनेलिज जो है ना दिखना बंद हो जाएंगी। ठीक है ना। आपने यूँ याद रख लेना है कि वो ऑर्गेनेलिज कहती हैं, ये हम प्रोफेज की बात कर रहे हैं, वो ऑर्गेनेलिज कहती हैं कि चलो छुप जाते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। ठीक है ना, आपने इस तरह से याद रख लेना है। अब इस स्टोरी को जो मैंने आपको बताया है इसमें ये बात है समझने वाली कि माइक्रोस्कोप में ये जो सारी ऑर्गेनेलीज हैं, जो भी सारी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो सारी इस फेज़ में यानी कि प्रो फेज़ में वो दिखना बंद हो जाती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें
प्रोफेज की, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाएगी, सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी दिखना बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर जस्ट खुले जो है ना क्रोमोसोम्स जो है ना थोड़े थोड़े कंडेंस होते हुए हमें दिख रहे होते हैं, ठीक है ना। एक ऑर्गेनेली, वाहिद एक ऑर्गेनेली है कौन सी, जो कि हमें दिखेगी माइक्रोस्कोप से, उसका नाम है सेंट्रोसोम। ठीक है, ये डबल हो चुकी थी ना, हमने बात की थी एस फेज में ये डबल हुई थी, ठीक है ना। तो ये जो दोनों होंगी ये क्या करेंगी, ये मूव करना स्टार्ट करेंगी, एक इस पोल में जाएगी एक इस पोल में जाएगी, ठीक है ना। और इनके ऊपर से ना ये जो ये सेंट्रोसोम है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इनके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटीनेशियस जो होती है ना ट्यूब्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है ना। कहाँ से, सेंट्रोसोम में से क्या होता है, प्रोटीनेशियस ट्यूब्स ओरिजिनेट होंगी, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एस्टर फॉर्मेशन, यानी ये जो ओरिजिनेट हो रही हैं ये क्या हो रही हैं, एस्टर्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एस्टर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोटीनेशियस ट्यूब्स हैं एक्चुअल में ये क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है ना, हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पढ़ी थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये एक्चुअल में, ठीक है, जिन्होंने आगे जाके बहुत ही अहम काम जो है ना सरंजाम देना होता है, ठीक है ना। तो अब तक हमने 4 पॉइंट्स जो है ना पढ़े हैं, मैं वो चारों पॉइंट्स यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहला था क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, ठीक है। सेकंड था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन start to disappear, थर्ड था सेल ऑर्गेनेलीज start to disappear, और फोर्थ है सेंट्रोसोम start to move, ठीक है। ये सारी जो मैं कहानी बता रही हूँ कि ये हो रहा है ये हो रहा है, ये चीज़ें गायब हो रही हैं, फलां चीज़ें जो है कंडेंस हो रही हैं, वाज़े हो रही हैं, फलां चीज़ें जो हैं वो मूव हो रही हैं, ठीक है। ये सारी कहानी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, एक्चुअल में जो कैरियोकाइनेसिस है, एक्चुअल में जो कैरियोकाइनेसिस है ना, इसमें होता क्या है, ये तो आपको पता है ना, न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको पता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ। पहले जो था ना, हम 46 को, पहले हमने क्या किया, ये जो 46 क्रोमोसोम्स थे ना, हमने इनको किया डबल, ठीक है, मतलब इनके जो डीएनए था 46 क्रोमोसोम्स का जो डीएनए कंटेंट था हमने उसको किया डबल, ठीक है, डबल किया। डबल करते हैं कहाँ पर, एस फेज में, ठीक है ना। फिर उस डबल जो डीएनए कंटेंट है, जो डबल डीएनए है, ठीक है ना, हमने अब इसको क्या करना है, अलग अलग करना है, अलग सेपरेट करना है, ठीक है ना, सेपरेट करना है, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि वो जो डीएनए कंटेंट है ना जो हमने डबल किया है, हम इसको जो अलग अलग करना चाह रहे हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों औलादों में, जिस तरह से कहते हैं ना कि जायदाद बांटी जा रही है, तो दोनों औलादों में, दो बेटे हैं तो दोनों में जो है ना इक्वल जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो सारे रिसोर्सेज की, सारा कुछ जाए, न्यूक्लियस भी जाए, बाकी ऑर्गेनेलीज भी जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है, कहानी कुछ इस तरह से है, देखें, ये सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, वैसे बहुत बड़ा दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको क्रोमोसोम दिखाना है। देखिए ये इसमें आपने कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ तो 2 दिखा रही हूँ, तो आपने यूँ जहन में रखना है कि ये हैं 46 क्रोमोसोम,
ठीक है। मैं आपको स्टार्ट से बता रही हूँ। देखें, ये एक सेल था, इसके पास क्या थे, 46 क्रोमोसोम थे। आप यूँ सोच लें आपकी स्किन का कोई सेल है, ठीक है ना, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। क्या हुआ, एस फेज़ हुई, एस फेज़ से ये गुजरा, ठीक है ना, ये सेल। तो क्या हुआ, इसके जो क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम्स जो थे वो डबल हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से हो गया। क्रोमोसोम्स डबल नहीं होंगे, उनका डीएनए कंटेंट डबल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, 46 क्रोमोसोम ही रहे, डीएनए डबल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपेयर हो रही, टूटती जा रही है, और इसके बाद जो है इसके जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं वो भी सारी डिसअपेयर होती जा रही है। सेंट्रोसोम जो है वो दोनों साइड्स पर मूव करता जा रहा है, दोनों अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अब इन्होंने ना क्या होना है, स्प्लिट होना है, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे, हम लिटा देंगे, ये इस तरह से है ना, इनको हम इस तरह से लिटा देंगे सेंटर में ही, ताकि ये इक्वली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ये फट सके बीच में से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होंगे, ये सेंटर में आते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। हमने इनको इस तरह से इस शेप में लेकर आना है, और जो सेंट्रोसोम्स होंगे वो यहाँ प्रेजेंट होंगे, और वो इनको अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये आपस में स्प्लिट हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स उनको ऑपोजिट जो है ना साइड्स पर जो है ना वो खींचेंगे, इस तरह से हो जाएगा फिर। इस तरह से ये दोनों अपोजिट साइड्स पर खींचेंगे, और इसके बाद क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, ये वाली शेप दोबारा से आ जाएगी इनकी, एक सेल ऐसे आ गया, और दूसरा सेल जो होगा उसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये एक्चुअल में कहानी है इस तरह से, लेकिन मैं आपको पूरा मतलब मैं आपको बताना चाहती कि कैरियोकाइनेसिस में हो क्या रहा है, ठीक है ना। इंटरफेज में आपने जो है ना जस्ट तैयारी की, आपने जो है ना डबल किया हर चीज़ को, रेप्लिकेशन जो यानी डीएनए की रेप्लिकेशन की। माइटोसिस में वो जो सब कुछ था ना, आपने जो सारा जैसे आप यूँ सोच लें कि आपके पास जो भी सारे रिसोर्सेज हैं आपने उनको इकट्ठा किया, एक जगह पे लेकर आए हो, तो आपने इंटरफेस में वो सारा कुछ किया, आपने वो सारा कुछ बनाया, एक जगह पे इकट्ठा किया। अब माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस में जो माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस हो रही है, उसमें आपने उस सारी चीज़ों को ना इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये देखिए, देखिए आप सोचें, आप या मेरा ही सोच लें कि ये मैं हूँ एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये आप एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना। आप ऐसे ही अलग तो नहीं हो सकते ना, कैसे करें इसको अलग, आप ऐसे अलग नहीं हो सकते, तो आपको खुद को पहले रेप्लिकेट हो करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है जी, हो गई रेप्लिकेट, डीएनए जो है ना डबल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको इस सारे फेजेस से गुजरना पड़ेगा, कि कौन कौन से फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है ना। इन सारे फेजेस से गुजरना होगा, ठीक है ना। ये सारी स्टोरी इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराएगी। हमारा मकसद ये है ना कि सेल जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो ये जो सारे फेजेस हैं इनकी बदौलत जो होगी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। हमको अब बस ये सीखना है, यानी कि वो किस तरह से होगा, ये इस तरह से इसकी इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे सेंटर में, ठीक है। नहीं तो आपको पता है मेटाफेज में इस तरह से सेट हो जाते हैं सेंटर में, फिर जो होते हैं ये ऐसे टूटते चले जाते हैं, ठीक है ना, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, और फिर जो है ये इस तरह से अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ना सेंट्रोमेयर हम देखें, ये जो है ये सेंटर में जो है हम इसको देखें अलग अलग काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दो हो जाएंगे और फिर ये अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। वो मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ सारी, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कैरियोकाइनेसिस का मकसद क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना, ठीक है ना। अब हमने बस ये सीखना है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में होता क्या है, ठीक है ना। देखिए अब हम स्टार्ट करने लगे हैं
मेटाफेज। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सेंटर में जो है असेंबल कर लेंगे। हम तो नहीं, वैसे ये हो जाते हैं असेंबल, ठीक है ना। तो ये सेंटर में जो है ना ये सेट हो जाएंगे, अपने आप को सेट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर इनमें से फाइबर्स जो होंगे वो निकलना शुरू होंगे। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, ये प्रोटीनेशियस जो होती हैं ये ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना कि G2 फेज़ जो है उसमें हमें बहुत सारी प्रोटीन्स बनानी हैं। ठीक है, मेरे पास वो पेज में देखूँ, इस वक्त आगे सामने, हाँ है, देखिए G2 फेज़ जो है ना, G2 फेज़, मैंने कहा था ना कि हम यहाँ पर प्रोटीन की तैयारी कराएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस कराएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमने ये देखें, यहाँ लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। वो प्रोटीन किस लिए बन रही है, वो प्रोटीन इसीलिए ही बन रही है क्योंकि हमने यहाँ आगे चल के बहुत सारी माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनानी है। ठीक है ना, प्रोटीनेशियस ट्यूब्यूल्स बनानी है। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, यहाँ पर बना के देखें, ये वाली जो है ये एस्टर फॉर्मेशन हो रही है, एस्टर माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, छोटी वाली हैं एस्टर माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये भी प्रोटीनेशियस है, ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, और जो होती हैं मज़ीद और भी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं। ठीक है, वो ऐसे बड़ी होंगी जिन्होंने आगे चल के क्रोमोसोम्स को पिक करना है। ठीक है ना, ये कौन सी हैं, ये हैं स्पिंडल माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये भी प्रोटीनेशियस होती हैं। ठीक है, अब ये कहाँ बनी होती हैं, ये सारी ये बनी होती हैं कहाँ पर, G2 फेज़ में। ठीक है ना, तो क्योंकि आगे चल के हमने ये बनानी थी, प्रोटीनेशियस ट्यूब्यूल्स बनानी थी, इसलिए जो है ना G2 फेज़ में बहुत सारी प्रोटीन तैयार की गई। ठीक है ना, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से होता है सारा सिस्टम। अच्छा, तो अब क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है ना, ये जाके सेंट्रोमियर से जाके नहीं अटैच होंगे। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में मैं शो करा रही हूँ ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होंगे ये स्पिंडल फाइबर्स। ये ना एक और स्पेशल प्रोटीन, एक प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। मैं वो रेड कलर में शो करने लगी हूँ, ये वाला। ठीक है, काइनेटोकोर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो काइनेटोकोर है इससे जाके ये स्पिंडल फाइबर्स जो होंगी ये अटैच होंगी। ठीक है ना, इस तरह से अगर मैं आपको प्रीवियस जिस तरह से था क्रोमोसोम की जो शेप थी, ये देखें इस तरह से समझाऊँ, ये देखें ये है आपका सेंट्रोमियर, इसके साथ ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये दोनों इसी से अटैच है इसलिए हम इसको एक क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है ना, एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर से कभी भी स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होती, वो हमेशा अटैच होगी काइनेटोकोर से। यहाँ मैं के लिख रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो है ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये भी बना होता है पहले G2 फेज़ में बना होता है। ठीक है ना, तो क्या होगा जब ये काइनेटोकोर को दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे ना तो ये बीच में से फट जाएगा, तो इसकी शेप फिर कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर इसका अलग से सेंट्रोमियर होगा और यहाँ पर अलग काइनेटोकोर, इसको यहाँ से अपोजिट तरफ इस तरफ से खींचा गया और यहाँ पे काइनेटोकोर को इधर से खींचा गया। स्पिंडल फाइबर जो है ना इनको अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो है ये स्पिंडल फाइबर है।
ठीक है, ये इस तरफ से खिंच जाएगा और ये जो है ये इस तरफ खिंच जाएगा, ठीक है ना। क्रोमोसोम जो है ना यहाँ पर जो है ना आकर हम क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं मेटाफेज, तो क्रोमोसोम जो है मेटाफेज में आके कम्प्लीटली कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है ना, पूरे कंडेंस हो जाएंगे। ये बात हमने जो है प्रोफेज में समझी थी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वहाँ लेट प्रोफेज में, हमने कहा था अर्ली प्रोफेज में जो है ना स्टार्ट हो रहे होते हैं कंडेंस होना, तो हमने ये नहीं समझना कि लेट प्रोफेज में फुली कंडेंस हो जाएंगे, नो। क्रोमोसोम्स जो हैं हमेशा कंडेंस होंगे कंप्लीटली, ठीक है, कहाँ पर, मेटाफेज में। ये हम मेटाफेज की बात कर रहे हैं। ये पेजेस सेट कर लो। अच्छा, ठीक है, एक बात हमने ये समझी। दूसरी बात क्या है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेट हो जाते हैं, लाई हो जाते हैं, लेट जाते हैं कहाँ पर, ऑन मेटाफिजिक प्लेट, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना कम्प्लीटली टूट जाएगी तो समझ जाए मेटाफेज जो है ना वो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, जो कौन सी है, मेटाफेज। देखिए मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, उर्दू में बता रही हूँ कि ये देखिए जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हुई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी टूट जाती है तो बताएं वो कौन सी फेज़ होती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंप्लीट इसमें जो है ना डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, ये डिसइंटीग्रेट हो गई, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो आप समझ जाएं कि अब क्या है, माइटोसिस की सेकंड फेज़ है। और माइटोसिस की सेकंड फेज़ कौन सी होती है, उसका क्या नाम है, मेटाफेज, ठीक है। सवाल किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, माइटोसिस की दूसरी फेज़ भी पूछ सकते हैं, किसी और नाम लेके भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इस स्टेज पे आप क्रोमोसोम्स को बआसानी, इस बात का क्या मतलब है, इसमें आप जो है ना क्रोमोसोम को, पहली बात तो ये हो गई ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए तो हमने खुद ही समझ जाना है, कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट की बात करें तो आपने खुद ही समझ जाना है कि ये मेटाफेज की बात हो रही है, ठीक है ना। दूसरी बात आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है कि इस स्टेज पे आप क्रोमोसोम को आसानी देख सकते हैं, यानी कि वो वाजे होगा तभी आपको दिख रहा है ना माइक्रोस्कोप से। प्रोफेज में ऐसा नहीं होता, वहाँ हम नहीं देख सकते। और ये जो है क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है ना कंडेंस हो जाता है, हमने ये बात की ना, कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कम्प्लीटली कंडेंस हो गया है क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्योंकि क्रोमोसोम कम्प्लीटली कंडेंस हो गया है तो ये एक ऐसी फेज़ है जहाँ पे आप क्रोमोसोम को वाज़े देख सकते हैं। तो इधर एक और भी पॉइंट बन सकता है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मेटा फेज़ है इट इज़ द बेस्ट phase to study the structure of chromosome, क्योंकि हमें यहाँ वाज़े दिख रहा होता है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे आप क्रोमोसोम्स को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, तो वो होती है मेटाफेज, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आप एक स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा आपने, जो कि है सेंट्रोमियर से जिसने अटैच हुआ, वो क्या था, काइनेटोकोर, ठीक है। काइनेटोकोर क्या होता है, एक स्मॉल डिस्क लाइक प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो है ना एक ऐसी जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, इट सर्व्स एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट, ये एक अटैचमेंट के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है, किसको, स्पिंडल फाइबर को, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देती हूँ, काइनेटोकोर सर्व्स एज a site of attachment for spindle fiber, ताकि वो इससे जो है ना अटैच हो सके, ठीक है।
अब हम डिस्कस करेंगे एनाफेज को। ठीक है, आपको समझ आ गया मेटाफेज। अब बात हम करेंगे एनाफेज की। देखिए अब जो है ना, ये जो क्रोमाटिड्स थे ये स्प्लिट हो जाएंगे ना। क्रोमेटिड्स विल स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, अब ये अलग अलग हो जाएंगे। देखिए पहले जो थे वो इस फॉर्म में थे ना मेटाफेज में, ये कंडीशन थी। अब इनको खींचेंगे स्पिंडल फाइबर्स है ना अपनी तरफ। ठीक है ना, ये फेज़ बहुत आसान है और एमसीक्यूज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं। जो एनाफेज है ना इसमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं। अच्छा, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं ना तो इनके पास अपना अपना सेंट्रोमियर आ जाता है, और ये जो इनका खिंचाव होता है ना वो सेंट्रोमियर आगे होगा, क्रोमेटिड पीछे होगा। देखें ये सेंट्रोमियर है और क्रोमेटिड जो है वो इस तरह है। इसका क्या मतलब है, ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है? ये इस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ इस तरफ जा रहा है। देखिए ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमेटिड है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये इस तरफ खिंचाव हो रहा है इसका। ठीक है ना, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि लीड जो है ना इनको सेंट्रोमियर कर रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होंगे भाई साहब, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या चीज़ देखनी है कि आपने जैसे ही आपके क्रोमोसोम जो हैं वो स्प्लिट हो गए तो यहाँ पे जो है ना मतलब वो वाली बात जिसमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं, मैं आपको वो वाली बात बताने लगी। देखिए आपने गौर से सुनिए ये बात। देखिए जैसे ही इनके ये क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड हैं ये आपस में स्प्लिट हुए, ठीक है ना, ये अलग अलग हुए, तो आपने ये देखा कि सबके पास अपना अपना सेंट्रोमियर है, जिसको अब मैं ब्लैक कलर से शो करने लगी हूँ। सेंट्रोमियर 1, सेंट्रोमियर 2, सेंट्रोमियर 3 एंड सेंट्रोमियर 4। यहाँ पर कितने थे मेटाफेज में? यहाँ पर 2 थे। एक सेंट्रोमियर ये ब्लू कलर में एक ये था और एक ये था। ठीक है, 2 थे। अब यहाँ पर जो है सेंट्रोमियर जो है वो 4 हो गए। हम जब भी क्रोमोसोम को काउंट करते हैं, ठीक है ना, हमने क्रोमोसोम को काउंट किस तरह से करना होता है? हमने सेंट्रोमियर से काउंट करना होता है। ठीक है, तो अब हम काउंट करेंगे। तो अगर ये पहले जो थे, यहाँ पर हमने कहा कि पहले जो थे यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स थे मेटाफेज में। अब तक सारी जगहों पे क्रोमोसोम्स जो थे 46 थे, तो अब यहाँ पर तो उसके डबल हो गए, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 2 काउंट किए हैं तो यहाँ पे 4 हो गए, यानी कि यहाँ पर जो है 46 प्लस 46, तो यहाँ पर कितने हुए? 92 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। ठीक है, एनाफेज जो है वो वाहिद ऐसी फेज़ है जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो होगा ये डबल हो जाएगा। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। देखिए प्रोफेज में, मेटाफेज में जो थी क्रोमोसोम्स जो थे वो 46 थे। ठीक है ना, क्रोमोसोम्स जो थे वो 46 थे, जबकि जो एनाफेज है, ठीक है, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो स्प्लिट हो गए हैं। अब जब तक स्प्लिट नहीं हुए थे हम उन्हें एक काउंट कर रहे थे। 92 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई? यहाँ पर ना मैं आपको एक और कन्फ्यूजन भी जो है ना आपकी वो ख़त्म करती हूँ। देखिए एम फेस, अगर वो कन्फ्यूजन है किसी को, ठीक है, एम फेज़ है, ठीक है ना। एम फेज़ जो है, देखिए पहले आप एम फेज़ को नहीं, आप यहाँ से देखें, ये एस फेज़ थी, ठीक है, उसके बाद G2 फेज़ थी, ठीक है, फिर हम एम फेज़ में जो है ना हमने एंटर हो गए, ठीक है ना। G2 फेज़ के बाद तो कौन कौन सी आई? प्रो फेज़ आई और मेटा फेज़ आई। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास क्रोमोसोम्स की इमेज रही हमारे पास वो इस तरह से रही। पहले ऐसे थी,
और फिर ऐसे होगी, ठीक है ना। इमेज हमारे पास यही आई है, ठीक है। मतलब आपने वो याद नहीं रखना है कंडेंस और अनकंडेंस फॉर्म था तो इसी तरह ही ना, कि पहले एक क्रोमेटिड थी और फिर दो क्रोमेटिड्स हो गई। ये क्या है, वन क्रोमेटिड, और ये जो है ये सेकंड क्रोमेटिड, और ये जो दोनों हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर हम इस पूरे को की बात करें तो ये क्या है, रेड से मैं अब शो करने लगी हूँ, ये भी वन क्रोमोसोम, और ये वाला जो है ये भी वन क्रोमोसोम है। लेकिन 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 अब हम बात कर रहे हैं एनाफेज की। यहाँ नहीं बताना था मुझे, यहाँ बताना था। ये सारा जो है ना ये एम फेज चल रहा है, ठीक है। मेटाफेज के बाद अब हम बात करने लगे हैं एनाफेज की, ठीक है। एनाफेज में जो है अब शक्ल इस तरह से बन गई है, यानी स्प्लिट हुए, दोनों अलग अलग हुए, एक यहाँ चला गया और दूसरा ये है, क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए। अब जो है हम इनको अलग अलग, अब हम इनको क्रोमेटिड्स नहीं कहेंगे, अब हम इनको अलग नेम देंगे। ये भी वन क्रोमोसोम है और ये भी वन क्रोमोसोम है, ठीक है। यानी जब तक एक सेंट्रोमियर से की मदद के साथ ना दोनों जुड़े हुए थे यहाँ पर, तो हम इनको जो है ना क्रोमेटिड्स कहते थे, ठीक है ना। जैसे ही वो सेपरेट हुए हमने उनको क्रोमोसोम कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हम जो है ना, क्योंकि हम नंबरिंग किसकी मदद से करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं सेंट्रोमियर को काउंट करके, ठीक है ना। जब अलग अलग हो गए तो हमने अपना अपना इनका अपना अपना सेंट्रोमियर आ गया, तो हमने जो है ना इनको अलग अलग काउंट करना शुरू कर दिया।